केंद्र ने पहली बार जम्मू कश्मीर में एक राजनेता को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाकर भेजा। जिस समय मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बनकर आए, यहां पर यह शोर चारों तरफ था कि पहली बार किसी राजनीतिक व्यक्ति को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया है। संभवतः इसके लिए कामयाब होना बड़ा मुश्किल होगा। 5 साल निकालना इनके लिए संभव नहीं। और उसके बाद जो उपराज्यपाल ने अपना काम शुरू किया तो सबसे पहले विरोध भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ। उनके कामकाज के ऊपर, काम करने के तरीके के ऊपर आपत्ति हुई। बात दिल्ली तक पहुंची, दिल्ली में बवाल हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा नथिंग डूइंग, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं और मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर में कंटिन्यू करेंगे। अब 5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और जो परिस्थितियां जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय बनी हुई हैं, इन परिस्थितियों में दोबारा से शोर है कि नई दिल्ली में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की जगह एक नए व्यक्ति की तलाश जारी है। कोई व्यक्ति मिल नहीं रहा, इसीलिए उपराज्यपाल कंटिन्यू कर रहे हैं। धुंध और कोहरे के बीच में जब हम दिल्ली पहुंचे तो इस धुंध और कोहरे के बीच में यह पता चला कि फिलहाल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर में ही हैं। राज्यसभा के अंदर फिलहाल कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को दिल्ली बुलाया जाए और इन्हें राज्यसभा भेजकर मंत्रिमंडल का हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाए। अब दूसरी जगह वह है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जगह। वहां पर ऑलरेडी एक कार्यकारिणी अध्यक्ष बिहार से आ चुके, 45 वर्षीय कार्यकारिणी अध्यक्ष। पार्टी की जिम्मेदारी उनके कांधों पर सौंप दी गई है। तो मतलब बिल्कुल साफ है, ना तो फिलहाल दल के बड़े नेता के तौर पर मनोज सिन्हा को कोई जिम्मेदारी दिल्ली में मिल सकती है, ना केंद्र में कोई ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है कि वो केंद्र सरकार का हिस्सा बने। तो मतलब साफ तौर पर यह है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर में फिलहाल लंबे समय के लिए, और क्या केवल इसलिए लंबे समय के लिए हैं? आप तो जानते हैं दिल्ली है, कुछ भी संभव है। आप यूपी से किसी एक लोकसभा के सांसद को कहेंगे इस्तीफा दे दीजिए, रात को इस्तीफा होगा, सुबह मनोज सिन्हा चुनावी पर्चा भरेंगे, चुनाव जीतकर लोकसभा जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का हिस्सा होंगे। तो सभी लोग जानते हैं। अब कई लोग ये कहेंगे कि जनाब अब चुनाव जीतना इतना आसान तो नहीं है, बड़ा मुश्किल है, विपक्ष है। तो बिहार में आपने देख ही लिया विपक्ष कितना है, कितना सक्षम है विपक्ष, कितना ताकतवर है विपक्ष। अच्छा, उसके बाद अब दिक्कत कहां पर है? दिक्कत यहां पर है कि आपको मनोज सिन्हा की कदकाठी का व्यक्ति चाहिए जो जम्मू कश्मीर में आए और जम्मू कश्मीर में जो व्यवस्थाएं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बनाई हैं उन्हीं व्यवस्थाओं को कंटिन्यू करे। घाटी में जो संपर्क उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बनाया है और जिस संपर्क के चलते घाटी में जो चीजें कभी सिर्फ केवल और केवल एक्स चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का रिटायर्ड चीफ, कोई डिप्लोमेट, कोई ब्यूरोक्रेट, जब इन्हें चुना जाता था जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के तौर पर, फौज के किसी रिटायर्ड अफसर को जब चुना जाता था, तो उस समय इस बात का ध्यान रखा जाता था कि हम जम्मू कश्मीर में चाहते हैं कि आतंकवाद, अलगाववाद पर लगाम लगे और राज्यपाल के तौर पर अपना कामकाज ठीक तरीके से राजभवन में बैठकर दिल्ली का जो रिप्रेजेंटेटिव हो वो करे और जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं वो जम्मू कश्मीर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को चलाएं। तब जम्मू कश्मीर एक राज्य था और राज्यपाल का जो दायरा था काम करने का वो छोटा सा दायरा था। लेकिन अब आप एक यूनियन टेरिटरी हैं, उपराज्यपाल का दायरा बहुत बड़ा है। तो इस उपराज्यपाल के इतने बड़े दायरे को, इसका मतलब बहुत बड़ा दायित्व है। तो दायित्व ऐसे व्यक्ति के कांधे पर डालना है जो मनोज सिन्हा को मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर में रिप्लेस भी कर सके और जो व्यवस्थाएं उन्होंने यहां पर क्रिएट की हैं उन व्यवस्थाओं को आगे भी चला सके। और साथ में रिटायर्ड पुलिस का अफसर ना हो, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ना हो, रिटायर्ड किसी खुफिया विभाग का या खुफिया एजेंसी का व्यक्ति ना हो, राजनेता हो। ऐसे राजनेता की तलाश करनी है। बड़बोला राजनेता भी यहां पे नहीं चलेगा, खामोश रहने वाला राजनेता भी यहां नहीं चलेगा। एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, लेकिन एबल एडमिनिस्ट्रेटर होने के साथ साथ में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कानून की पूरी जानकारी रखने वाला और लोकतांत्रिक ढंग से चलने वाली सरकार को जो डिस्टर्ब न करे,
ऐसा राजनेता आपको जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के तौर पर चाहिए, जो थोड़ा सख्त भी हो, थोड़ा संयम रखने वाला भी हो, संगठन के साथ भी संपर्क बनाए रखे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भी रिश्ते ठीक हों, और घाटी के अंदर भी जो केंद्र सरकार लंबे समय से एक अभियान चला रही है, घाटी के युवाओं को, घाटी की सोच को, घाटी के विचार को, घाटी के कल्चर को, घाटी की व्यवस्थाओं को दिल्ली के साथ जोड़ने का, जो व्यक्ति उस चीज़ का भी ठीक तरीके से निर्वाह कर सके। शायद कई लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कई ऐसे काम घाटी में करते हैं जो एक कालखंड में केवल और केवल वो लोग किया करते थे जिन लोगों का एक्सपीरियंस फौज में लंबे समय का रहा हो, खुफिया एजेंसी में लंबे समय का रहा हो, एक अफसर के तौर पर, एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर लंबे समय तक उन्होंने काम किया हो। ये सारे काम वो किया करते थे, लेकिन अब इन परिस्थितियों में सारे काम कर रहे हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। एक टीम को लीड कर रहे हैं, टीम लीडर के तौर पर। और इतना ही नहीं, बल्कि जब से ये लोकतांत्रिक सरकार बनी है, इस लोकतांत्रिक सरकार को जो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कानून है, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, वो कानून जितनी ताकतें इस सरकार को देता है, उतनी ताकतों का भरपूर इस्तेमाल वो करें, इस बात को सुनिश्चित करने का काम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अभी तक किया है। हालांकि इसको लेकर भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। वो अभी भी बार बार कहते हैं उपराज्यपाल हस्तक्षेप करते हैं, उपराज्यपाल हमारे कामकाज में दखलंदाजी करते हैं, उपराज्यपाल हमें विफल करने की कोशिश कर रहे हैं, उपराज्यपाल का काम करने का तरीका ऐसा है कि जो उनका डोमेन है, अपने डोमेन तक नहीं रहते, हमारे डोमेन में भी दखलंदाजी करते हैं। जाहिर सी बात है, दिल्ली है, दिल्ली के मिजाज का भी ख्याल तो रखना है, भाई राजनीति भी तो साथ साथ होनी चाहिए। वहीं पर आप देखते हैं दिल्ली मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जाते हैं तो केंद्रीय मंत्री उनकी प्रशंसा करते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन वहीं बिजनेस रूल की बारी आती है तो फाइल का अता पता नहीं है, वहीं एडवोकेट जनरल की बारी आती है तो फाइल का अता पता नहीं है, वहीं पर अलग अलग जो बोर्ड हैं उन बोर्डों के वाइस चेयरमैनों की फाइल की बारी आती है तो अता पता नहीं है। वहीं पर अचानक कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, आपको लगता है देखिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तो दिल्ली सुनता है, अचानक आगा सईद रूहुल्लाह के घर के बाहर जब पुलिस पहुंची तो खुद आगा सईद रूहुल्लाह ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ने नहीं किया है तो मना कर दे, लेकिन मुख्यमंत्री ने ट्विटर हैंडल के जरिए मना कोई नहीं किया। दाएं बाएं वाले कुछ भी कहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब बिल्कुल साफ है कि उपराज्यपाल के तौर पर जम्मू के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने एक बंद का ऐलान किया। पहली बार हुआ। इस समय श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को लेकर पहली बार कटरा मेडिकल कॉलेज, श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति बनी है, और संघर्ष समिति ने के जो नेतागण हैं, उन नेतागणों ने जो नारेबाजी की है वो भी उपराज्यपाल के खिलाफ है। लेकिन उसके बावजूद उपराज्यपाल एक तो संयम के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश पूरी हो रही है कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को लेकर जो बवाल हुआ है उस बवाल का निपटारा किया जाए, शायद आने वाले दिनों में हो भी जाए। लेकिन अब बड़ा सवाल वही कि क्या उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर में और कितना समय रहेंगे। सीधी सी बात है, नई दिल्ली के पास इस समय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर होती तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के लिए दिल्ली में बहुत काम है, दिल्ली वाले इनको वहां बुला लेते और इनसे वो काम लेना शुरू करते। लेकिन चूंकि जो परिस्थितियां बनी हैं, इन परिस्थितियों में एक राजनीतिक व्यक्ति को ढूंढना और उसके कांधे पर जिम्मेदारी डालना जम्मू कश्मीर की, ऐसा लगता है कि नई दिल्ली को मुश्किल लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो तस्वीरें नजर आती हैं, जो बातें चारों तरफ होती हैं, दोनों को पूरा पूरा विश्वास उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के ऊपर है। फौज के अफसरों के साथ सीधी बात, पुलिस के अफसरों के साथ सीधी बात, और हर समय अवेलेबल। और उसके अलावा कुछ चीजें जो केवल और केवल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कालखंड में हुई। आतंकवाद से पीड़ित परिवारों के दरवाजे पर दस्तक, आतंकवाद से पीड़ित परिवारों को घाटी में बुलाकर उनका सम्मान करना,
और उनको ये कहना कि आपने जो कुर्बानी देश के लिए दी है, देश उसको रिकग्नाइज करता है, और इस रिकग्निशन के चलते हम चाहते हैं कि छोटी सी एक भेंट है कि आप सरकारी नौकरी कबूल हमारी करें। ये सब कुछ भी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। इतना ही नहीं, आतंकवाद पर प्रहार करने की अगर बात हो तो जिसके परिवार में कोई भी आतंकवादी रहा है उस परिवार को सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। ये पॉलिसी पहली बार जम्मू कश्मीर में आई, केंद्रीय गृह मंत्रालय से आई, लेकिन उसे इंप्लीमेंट करने का काम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। किसने सोचा था कि घाटी में, ओल्ड सिटी में जो अलगाववाद का गढ़ रहा है, लोग उस ओल्ड सिटी में बजाय पत्थरबाजी करने के रात को 10 बजे के बाद फुटबॉल खेलते बच्चे नजर आएंगे, क्रिकेट खेलते बच्चे नजर आएंगे, और बवाल कटेगा तो क्रिकेट लीग के ऊपर बवाल कटेगा कि जनाब लीग में बेईमानी हुई, लीग हो जानी चाहिए थी, घाटी के बच्चों को बहुत फायदा होता। फुटबॉल के ऊपर बवाल कटा, उस फुटबॉल के बवाल को भी शांति के साथ निपटाया गया। इसका मतलब कई चीजें घाटी में ऐसी हो रही हैं जो इससे पहले नहीं हुई। अगर होती तो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार ये सब किया करती थी और उसका क्रेडिट भी लिया करती थी, लेकिन अब ये सब चीजें उपराज्यपाल के दफ्तर से हुई है। रिकॉर्ड फुटफॉल जम्मू कश्मीर में टूरिस्टों का साल 2022-23 में कैसे संभव हो पाया? आतंकवादियों ने बैसरन पहलगाम में जो किया, उसके बाद जो हालात बने, उन हालातों के बनने के बाद पुंछ में जाकर एक समाजसेवी संस्था को साउथ इंडिया से ले आना और उस समाजसेवी संस्था को ये कहना कि आप घर बनवाइए, पुंछ में बनवाइए, रामबन में बनवाइए, इनको जल्दी जल्दी घर बनाकर दीजिए ताकि इन लोगों की परेशानी दूर हो जाए, ये अपने जाति जो उनके कनेक्शन हैं उसके जरिए उपराज्यपाल ने किया। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि केंद्र सरकार इन सभी उपलब्धियों से वाकिफ है, लेकिन वहीं पर केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों के बीच में इक्विपैरिटी, बराबरी भी चाहती है। अगर जम्मू संभाग के लोग नाराज हैं, इसका संज्ञान दिल्ली ने ले लिया है। अगर जम्मू संभाग के अंदर श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को लेकर कोई नाराजगी है, संज्ञान ले लिया गया है। रास्ता तलाश करने में सरकार लगी हुई है। मतलब साफ तौर पर यह है कि जब तक उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की कदकाठी का व्यक्ति दिल्ली को नहीं मिलता, तब तक गाजीपुर से आए मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रहेंगे।